एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। प्रीवियस सेशंस में हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर लिया है। तो अब फाइनली बारी आती है इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो आज के सेशन में ना सिर्फ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ इस चैप्टर में जितनी भी इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ दी गई हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, उनको भी हम करेंगे डिस्कस। तो आई होप आज के इस सेशन का जो टारगेट है सभी बच्चों को है एकदम क्लियर। तो एक काम करते हैं ना, जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आपको क्या करना है कि ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, एक्सप्लेन करनी है। तो देखो इस पूरे चैप्टर में ना हमने शुरुआत ही इस चैप्टर की हमने यहीं से करी थी कि एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सीधी सी बात है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे एक एनिमल अपने ही जैसे कुछ और नए एनिमल्स को प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि सपोज हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है 100 टाइगर्स का, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे प्लैनेट अर्थ पर, इस ग्लोब पर सिर्फ और सिर्फ यही 100 टाइगर्स बचे हैं, ठीक है। अब सुनने में, देखने में ऐसा लग रहा है कि अरे 100 टाइगर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक ऑर्गेनिज्म की एक अपनी स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होती है और उस लाइफ स्पैन में जीने के बाद जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारे पास इस पूरे प्लैनेट अर्थ पर, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि 100 जो टाइगर्स हैं हमारे पास, तो अभी तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन होगा क्या कि वो भी अपनी एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन तक जिएंगे, इसके बाद में वो बूढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और इसके बाद में हम बोलते कि उनकी डेथ हो जाएगी। डेथ के बाद में क्या होगा कि उस ग्रुप में से एक भी टाइगर नहीं बचेगा। और एक भी टाइगर बचने का क्या मतलब है कि इस पूरे प्लैनेट अर्थ से जो टाइगर स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो जैसे आज के टाइम पे हमारे लिए डायनासोर्स है ना, डायनासोर्स को देखने के लिए हमें कॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, कार्टून्स देखने पड़ते हैं, मूवीज देखनी पड़ती है या म्यूजियम जाना पड़ता है, कुछ इस तरीके से टाइगर्स को देखने के लिए भी हमको कॉमिक्स, मूवीज और म्यूजियम्स का ही हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो बिल्कुल अच्छी नहीं है ना। और सिर्फ ये बात जो है टाइगर्स तक ही लिमिटेड नहीं है कि हमने बोला कि टाइगर की जो स्पीशीज है वो वैनिश हो गई। वैनिश क्यों हो गई? क्योंकि वो जो 100 टाइगर प्रेजेंट थे ना उस ग्रुप में, उन 100 टाइगर्स ने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं करी, जिससे क्या हुआ कि नए टाइगर्स नहीं बन पाए और जो नंबर था ना 100 टाइगर्स का, वो नंबर बस उतना का उतना ही रहा, वो नंबर आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो 100 टाइगर्स होंगे ये अपनी लाइफ स्पैन के बाद मर जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है वो जो ग्रुप होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो क्योंकि उस ग्रुप के, उस स्पीशीज के मेंबर्स ने क्या नहीं किया था, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं करी थी, जिसके कारण उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ नहीं पाई, वो उतनी की उतनी ही रही। इनफैक्ट जैसे जैसे समय बीतता गया ये पॉपुलेशन और कम होती गई। पहले एक टाइगर मरा, फिर दूसरा मरा, फिर तीसरा मरा, तो पॉपुलेशन उतनी की उतनी ही रही क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं हुआ था। और जैसे जैसे हम बोलते हैं कि समय आगे बढ़ा, ये पॉपुलेशन और कम होती गई और इतनी कम हो गई कि पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो ही गायब हो गया। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी स्पीशीज अपना एग्जिस्टेंस चाहती है कि वो प्लैनेट अर्थ पर बना रहे, तो इसके लिए स्पीशीज के मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करनी ही पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे लाइन लिखी गई है कि रिप्रोडक्शन एक बहुत ही वाइटल फिनोमेना है ऑन दिस प्लैनेट अर्थ विच इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड स्पीशीज ऑन इट। ये बात सिर्फ टाइगर्स की तो है नहीं, हमने तो एक स्पीशीज मान ली अभी किसकी, टाइगर्स की, कि उनने रिप्रोडक्शन नहीं किया था। अब ऐसे तो बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, है ना। ह्यूमन बींग्स भी अगर आज डिसाइड कर लें कि भाई आज के बाद जो है ना एक भी बच्चा पैदा नहीं होगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हम बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स में होगी नहीं, तो क्या होगा, अभी जितनी पॉपुलेशन है वो उतनी ही रहेगी, लेकिन धीरे 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 ये पॉपुलेशन क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा कि प्लैनेट अर्थ पर एक भी इंसान नहीं बचेगा। तो अगर सभी स्पीशीज के सभी मेंबर्स ये डिसाइड कर लें कि भाई आज के बाद तो नए बच्चे नहीं पैदा करने हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करना है, तो फिर क्या होगा,
उन सभी स्पीशीज़ के सभी मेंबर्स अपनी अपनी स्पेसिफिक लाइफ स्पैन को जीने के बाद मर जाएंगे और वो स्पीशीज़ हमेशा के लिए प्लैनेट अर्थ से गायब हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। पहले भी हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में ये बात करी है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को वापस लेकर के आना बहुत मतलब ये पॉसिबल है, लेकिन अगर एक बार कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई ना तो आप उसको दोबारा से प्लैनेट अर्थ पर लेकर के नहीं आ सकते हो। वो गायब मतलब हमेशा के लिए गायब। तो प्लैनेट अर्थ पर हम बोलते हैं कि स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस बना रहे, लाइफ हम बोलते हैं कि चलती रहे, इसके लिए बेसिकली हम बोलते हैं कि न्यू मेंबर्स का आना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में आपको? तो ये क्या हुआ, ये सिग्निफिकेंस हुआ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का। चलो, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। सेकेंड की हम बात करते हैं कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमें बेसिकली ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को जो है डिस्क्राइब करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ह्यूमन बींग्स में हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि दोनों ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। ठीक है, मेल पेरेंट की बॉडी से क्या आता है, मेल गैमेट, जिसको कि हम स्पर्म्स बोलते हैं। बहुत सारे मेल गैमेट्स हैं, यानी कि उनको हम स्पर्म्स बोलेंगे, एक मेल गैमेट को स्पर्म। और फीमेल पेरेंट की बॉडी से हम बोलते हैं कि फीमेल गैमेट्स आते हैं, जिनको कि हम एग्स बोलते हैं या ओवा बोलते हैं, या अगर केवल एक ही फीमेल गैमेट हो, एक ही एग हो, तो उसको हम बोलेंगे ओवम। प्लूरल होता है ओवा, सिंगुलर होता है ओवम। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि यही दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है, और इस फ्यूजन की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। खास बात क्या होती है कि ये जो मेल गैमेट है ये भी क्या है, एक सेल ही तो है। तो सेल के अंदर हम बोलते हैं कि जो नॉर्मल सेल कंपोनेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सब प्रेजेंट होगा। तो स्पर्म के पास भी हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। बाकायदा इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं, डीएनए में जीन्स होते हैं। तो ये जीन्स कौन से वाले हैं, ये वो वाले जीन्स हैं जो कि मेल पेरेंट से निकल करके आए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेल पेरेंट में। अच्छा, प्रीवियस सेशंस में हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी की भी ऊपर है ना हमने चर्चा कर ली है। तो हमें पता है कि मेल पेरेंट की बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है ना, तो मेल पेरेंट की बॉडी में जो टेस्टीज हैं वहाँ पे मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है इन स्पर्म्स में जो न्यूक्लियस होगा, जो जीन्स होंगे, वो जीन्स भी कहाँ से आएंगे, मेल पेरेंट की बॉडी से ही आएंगे, है ना। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे फीमेल पेरेंट की बॉडी की, तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बोलते हैं कि पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, और हर मंथ कभी एक ओवरी, उसके नेक्स्ट मंथ दूसरी ओवरी क्या करती है, टाइम टू टाइम एक एग जो है ना वो रिलीज करती है, यानी कि एक ओवम रिलीज करती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था ह्यूमन बींग्स में कि जो ओवरी हैं वो क्या करती हैं, एग का प्रोडक्शन करती हैं। और फिर इसके बाद में ये जो एग है ये भी क्या है, एक सेल ही तो है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियस में क्या होंगे, जीन्स होंगे। कौन से जीन्स, जो कि फीमेल पेरेंट बॉडी के हैं। ठीक है, तो मेल गैमेट में, स्पर्म्स में मेल पेरेंट से के जीन्स आते हैं, और फीमेल गैमेट में यानी कि एग्स में फीमेल पेरेंट बॉडी के जीन्स आते हैं। फिर क्या होगा, इन दोनों ही गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से हम बोलते हैं कि उसके रिजल्ट से क्या बनता है, एक सिंगल सेल बनता है, जिसको कि हम बोल देंगे जाइगोट। इस जाइगोट में हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस कहाँ से आया है, तो मेल और फीमेल गैमेट्स में जो उनका रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई थे ना, उन दोनों ही न्यूक्लिया का फ्यूजन हुआ है, और मेल और फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियाई के फ्यूजन के कारण ही जाइगोट का न्यूक्लियस बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस जाइगोट में हम बोलते हैं कि मेल पेरेंट के जीन्स भी आएंगे और फीमेल पेरेंट के जीन्स भी आएंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी समझाया है कि जो दोनों ही टाइप के गैमेट्स होते हैं उनमें रिस्पेक्टिव पेरेंट बॉडी के जीन्स आते हैं। अगर मेल गैमेट है तो मेल पेरेंट बॉडी के जीन्स आएंगे, फीमेल गैमेट है एग्स हैं तो उसमें फीमेल पेरेंट बॉडी के जीन्स आएंगे। तो दोनों ही न्यूक्लियाई का जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट का जो न्यूक्लियस होता है उसमें दोनों ही पेरेंट्स के क्या आते हैं, जीन्स आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में ये जो जाइगोट है ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। फिर इसमें हम बोलते हैं कि फर्दर जाकर के और डिविजन्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है, ताकि नंबर ऑफ सेल्स और इंक्रीज हो जाते हैं। अब जब हमारे पास फाइनली एक बॉल रेडी हो जाती है जिसमें कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो इस बॉल को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। अब ये जो एम्ब्रियो है, अच्छा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, मतलब रिवाइज नहीं किया, पढ़ तो लिया ही है। तो देखो हम बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, लेकिन कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। भाई फर्टिलाइजेशन के बारे में ही तो पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ह्यूमन बींग्स में
इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर ही होता है। वो तो फ्रॉग्स में होता है बाहर, लेकिन ह्यूमन बींग्स में कहाँ होता है, फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर ही होता है। कैसे होता है, तो मेल पेरेंट बॉडी से जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल बॉडी में जो है एंटर करते हैं। कैसे एंटर करते हैं, तो वजाइना के थ्रू। वजाइना से फिर इसके बारे में वो कहाँ जाते हैं, वजाइना है, वजाइना से हम बोलते हैं कि वो कहाँ जाते हैं, यूट्रस के लेवल तक पहुँचते हैं। यूट्रस हम बोलते हैं कि कनेक्टेड होता है किससे, दोनों ओवरी से। कैसे कनेक्टेड होता है, तो दो फनल शेप्ड की ट्यूब्स होती हैं जिनको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्स, या जिनको हम ओविडक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा यूट्रस होता है ह्यूमन बींग्स में फीमेल बॉडी के अंदर, तो ये यूट्रस कनेक्टेड होता है पेयर ऑफ ओवरी से ओविडक्ट्स या फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू। तो खास बात क्या होती है कि जैसे ये ओवरी है, ओवरी के बिल्कुल साइड में आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, फिमरे कहते हैं। क्या कहते हैं, फिमरे। इनका काम क्या होता है, क्योंकि स्पर्म का हमने स्ट्रक्चर समझा है, तो स्पर्म के पास तो क्या होती है, टेल होती है। तो उस टेल की हेल्प से वो क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, और इसी टेल के कारण तो हम बोलते हैं कि जो स्पर्म्स हैं वो वजाइना से होते हुए कहाँ आएंगे, यूट्रस में जाएंगे, और यूट्रस से होते हुए कहाँ जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब तक जाएंगे। तो क्योंकि उनके पास स्पर्म्स के पास टेल है, तो इस टेल के थ्रू वो मूवमेंट शो कर पाते हैं। इसका मतलब जो मेल गैमेट्स हैं, जो स्पर्म्स हैं, वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे ओवम की या एग्स की, फीमेल गैमेट्स की, तो ये तो इनके पास कोई टेल वगैरह कुछ नहीं होती है। इसका मतलब ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट शो नहीं करते, मतलब खुद नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो फिमरे होते हैं ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये क्या करते हैं, ओवरी में एग का प्रोडक्शन हो गया, तो इस एग को पकड़ेंगे और उसको लेकर के कहाँ जाएंगे, इस फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक लेकर के जाएंगे। क्योंकि भाई ओवरी ने तो अपना काम कर दिया है ना, एग्स को बना करके, ओवम को बना करके। अब क्या करना है, इस ओवम को ही बाहर आना है फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक एटलीस्ट, तब जाकर के हम बोलते हैं कि स्पर्म्स का इनसे फ्यूजन हो सकेगा और फर्टिलाइजेशन हो सकेगा। क्योंकि स्पर्म्स तो ऑलरेडी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ चुके हैं, अब उन बेचारों को ओवरीज के अंदर एंटर करना पड़ेगा, ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो थोड़ा सा हम बोलते हैं कि जो मेहनत है वो किसको करनी पड़ेगी, फीमेल गैमेट्स को भी करनी पड़ेगी। कौन करवाएगा, तो ये फिमरे कराते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस करवाते हैं, ठीक है। तो ये पकड़ेंगे ओवरी के एग को और इसके बाद में उसको फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक लेकर के चले जाएंगे। इतना क्लियर है। तो फेलोपियन ट्यूब में हम बोलते हैं कि मेल गैमेट भी आ गया है, फीमेल गैमेट भी आ गए हैं। मेल गैमेट तो देखो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं, है ना। और लेकिन ओवम जो होता है वो एक ही रिलीज होता है, तो एक ओवम को केवल एक ही स्पर्म आकर के फर्टिलाइज करता है। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे जितनी भी क्वांटिटी में स्पर्म्स आए, लेकिन केवल एक ही स्पर्म आकर के ओवम को फर्टिलाइज करेगा। जाइगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन से, तो जाइगोट से हम बोलते हैं कि फिर एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। अब ये जो एम्ब्रियो है, अब इसको ग्रोथ करनी है, इसको डेवलपमेंट करना है, किस में कन्वर्ट होना है, फीटस में कन्वर्ट होना है। तो इसके लिए इसकी जो डिमांड्स हैं वो बढ़ेंगी, न्यूट्रिशनल डिमांड बढ़ेगी, गैसेस एक्सचेंज करना होगा, एक्सक्रीशन करना होगा। तो बेचारा कब तक फेलोपियन ट्यूब में पड़ा रहेगा, वो कहाँ जाता है, इस फेलोपियन ट्यूब से खसकते खसकते आगे जाता है और यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल्स होती हैं वहाँ पर जाकर के ये एम्बेड हो जाता है। और वो भी कैसे, तो प्लेजेंटा के थ्रू, है ना। तो यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं उसमें डेवलप होता है प्लेजेंटा, तो प्लेजेंटा से ये जो एम्ब्रियो है ये कनेक्ट हो जाता है। तो अब जो भी न्यूट्रिशन चाहिए है, वो जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, वो मदर की बॉडी का जो ब्लड होता है वहीं से डिराइव करता है। जो भी हम बोलते हैं कि गैसेस एक्सचेंज करना है, सपोज हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ये O2 कहाँ से मिलेगी, तो प्लेजेंटा के थ्रू ही मिलेगी, मदर की बॉडी से। तो कुल मिलाकर के हम बोलते हैं कि अब लेडी ने, ह्यूमन फीमेल ने क्या करा है, कंसीव कर लिया है, प्रेगनेंसी उनमें हो चुकी है। इतना क्लियर है। तो यही सब बातें इस आपको पूरे क्वेश्चन में जो है ना एक्सप्लेन करनी है, लिखनी है अपने शब्दों में कि इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद एन ओवा या एग, वन ऑफ द स्पर्म्स, देखो केवल एक ही स्पर्म, चाहे जितने भी क्यों ना हो लेकिन केवल एक ही स्पर्म आएगा, मे फ्यूज विद द एग, द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट। तो जाइगोट खुद हम बोलते हैं कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है और मेल और फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियाई का जो फ्यूजन होता है ना, उस फ्यूजन से भी हम बोलते हैं कि केवल एक ही न्यूक्लियस बनता है और वो न्यूक्लियस किसका होता है, जाइगोट का होता है। इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी सभी को समझ में आया होगा। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। हमें क्या करना है, एक अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है।
फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस क्या है या वर्ड क्या है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी दो टाइप्स की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, है ना। तो अगर वो फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर हो रही है, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो कहाँ हो रहा है, फीमेल पेरेंट बॉडी के अगर अंदर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि किस में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि फेलोपियन ट्यूब्स में हम बोलते हैं कि वो क्या होती हैं, साइट होती हैं फर्टिलाइजेशन की। सिमिलरली हम बोलते हैं कि जब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स अपने अपने जो रिस्पेक्टिव पेरेंट बॉडीज हैं उनसे बाहर निकल आते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आकर के इनका फ्यूजन होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है ना वो किसी फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर नहीं होता है, बाहर ही होता है। तो ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप कौन सा वाला ऑप्शन चूज करोगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स कहाँ, इन फीमेल बॉडी, ऑप्शन बी आउटसाइड फीमेल बॉडी, ऑप्शन 3 इन मेल बॉडी, या ऑप्शन 4 आउटसाइड द मेल बॉडी। सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इन फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 1। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अ टेडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। देखो, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में समझाया है कि हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अंडे देते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सीधे अपने यंग वंस को पैदा करते हैं, उन्हीं को बर्थ देते हैं। ठीक है, तो वो वाले एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं उन्हें हम कहते हैं ओविपेरस एनिमल्स, और वो वाले एनिमल्स जो कि डायरेक्टली अपने बच्चे को ही जन्म देते हैं उन्हें हम कहते हैं विविपेरस एनिमल्स। ठीक है, अब हमारे पास कुछ मतलब फ़र्क कहाँ होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का होता है कि अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, फीमेल पेरेंट बॉडी के बाहर हो रही है, एग में हो रही है, इसका मतलब वो ओविपेरस एनिमल्स है ना। और अगर हम बोलते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो कहाँ हो रही है, फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर हो रही है, इसका मतलब क्या कि वो पेरेंट कैसा है, विविपेरस एनिमल है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बोलते हैं कि हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं कि जिनका जो एम्ब्रियो है ना वो डायरेक्टली एक यंग एनिमल में डेवलप नहीं होता है। यूजुअली हमारे दिमाग में क्या होता है कि हाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, अब ये जो एम्ब्रियो होगा ये एक यंग एनिमल में जो है डेवलप हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये जो यंग एनिमल होगा ये समय के साथ में इसकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी और ये एक एडल्ट एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके एम्ब्रियोज जो होते हैं वो डायरेक्टली एक यंग एनिमल में डेवलप नहीं होते हैं। इनफैक्ट उनकी एक बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, उस ट्रांजिशन स्टेज में आकर के वो उतरते हैं जिसको हम कहते हैं लार्वल स्टेज। तो हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके एम्ब्रियो सबसे पहले डेवलप होते हैं किसमें, एक लार्वा में, और फिर इसके बाद में ये जो लार्वे होंगे ये फर्दर आगे जाकर के ट्रांसफॉर्म होंगे या ग्रो करेंगे, डेवलप होंगे किसमें, एक एडल्ट एनिमल में। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है जहाँ पे एक लार्वा एक एडल्ट एनिमल में ट्रांसफॉर्म होता है इसे हम कहते हैं क्या, मेटामॉर्फोसिस। प्रीवियस सेशंस में हमने मेंढकों में और सिल्क मॉथ में कैसे मेटामॉर्फोसिस होती है प्रोसेस वो हमने सीखी है। खास बात क्या होती है इन लार्वे की कि इनका जो बॉडी अपीयरेंस होता है ना ये बहुत ही डिफरेंट होता है मेल ओरिजिनल मतलब मेन जो ओरिजिनल एनिमल है उससे। कि पहले भी मैंने आपको समझाया कि आपके पास अगर एक न्यूबॉर्न बेबी आएगा है ना तो उसको देख करके आप बता सकते हो कि ये एक इंसान का बच्चा है या ये एक डॉगी का बेबी है या ये एक कैट का बेबी है। क्यों? क्योंकि जब वो न्यूबॉर्न बेबी आपके पास आएगा ना उसके ऑलरेडी फीचर्स जो होंगे ना आपको एकदम क्लियरली विजिबल होंगे, है ना। उस बेबी के जो फीचर्स होंगे ना उसके पेरेंट के साथ मैचिंग होंगे, सिमिलर होंगे। कि अगर इंसान का बच्चा है तो आपको उसके 2 हाथ 2 पाँव नाक आँख कान ये सब दिखाई देंगे। अगर एक डॉगी का बेबी है तो उसके आपको पूंछ दिखाई देंगे, अलग से कान दिखाई देंगे, नाक आँख सब दिखाई देगा। तो क्योंकि जो बेबी आया है आपके पास उसके फीचर्स कैसे हैं, अपने एडल्ट पेरेंट से मिलते जुलते हैं या एडल्ट एनिमल से मिलते जुलते हैं, मैचिंग होते हैं, इसीलिए आप उसको देख के बता सकते हो कि हाँ भाई ये बच्चा है किस चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अंडे हैं, किसके, मुर्गी के अंडे। मुर्गी के अंडों से हम बोलते हैं कि उनके बच्चे निकल करके आते हैं, चूजे निकल करके आते हैं। तो चूजों को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये किसके अंडे हैं, तो ये मुर्गी के अंडे हैं। क्यों? क्योंकि जो अपीयरेंस होगी ना उन चूज़ों की वो किससे रिजेंबल करती होगी, मुर्गी या जो मेल बेसिकली जो कॉक होगा उससे मिलती जुलती होगी।
फ़र्क कहाँ होता है? बॉडी साइज में होता है कि जो चूजे होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और जैसे जैसे वो समय आगे बढ़ेगा वो भी ग्रो करेंगे, डेवलप होंगे, और वो भी हम बोलते हैं कि एक एडल्ट हैन में या एक एडल्ट कॉक में डेवलप हो जाएंगे। बस डिफरेंस होता है किसका? बॉडी साइज का। बाकी जो बेसिक अपीयरेंस है ना, बॉडी अपीयरेंस, वो तो सिमिलर ही होती है। ऐसा नहीं होगा कि देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये तोते का बच्चा है, ये मेंढक का बच्चा है, आखिर की है किसका बच्चा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, हमारे फ्रॉक्स की या सिल्क मॉथ वगैरह की, तो इनके जो लार्वे होते हैं ना, इनके पास बहुत ही बेसिक फीचर्स होते हैं, बॉडी फीचर्स होते हैं, और ऐसे बेसिक बॉडी फीचर्स हम बोलते हैं कि एडल्ट एनिमल के पास नहीं होते हैं। तो लार्वा को देख के आप शायद पता ही ना कर पाओ कि आखिर ये है किस चीज़ का लार्वा, ये किस में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। ठीक है, तो लार्वे जब मेटामॉर्फोसिस शो करके ट्रांसफॉर्म होते हैं एक एडल्ट एनिमल में, तो जाहिर सी बात है उनके पास जो उनके ओल्ड बॉडी फीचर्स होते हैं वो उनको पीछे छोड़ने पड़ते हैं और न्यू बॉडी फीचर्स उनको डेवलप करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा टेडपोल होता है, टेडपोल मतलब कि फ्रॉग का लार्वा, ठीक है, तो टेडपोल हम बोलते हैं कि पानी में ही रहना पसंद करता है, वो वहीं रहने के लिए अडॉप्टेड होता है। और रेस्पिरेशन के लिए हम बोलते हैं कि टेडपोल के पास क्या होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, है ना, गिल्स के थ्रू ही वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक एडल्ट फ्रॉग की, तो एक एडल्ट फ्रॉग के पास तो हम बोलते हैं कि प्रॉपर्ली लंग्स आ जाते हैं, तो वो लंग्स के थ्रू क्या करेगा, रेस्पायर करेगा, या स्किन के थ्रू करता है या बकल कैविटी के थ्रू करता है। लेकिन उसका जो लार्वा होता है वो तो गिल स्लिट्स के थ्रू ही क्या करता है, रेस्पायर करता है। तो जब एक टेडपोल फ्रॉग का लार्वा एक एडल्ट फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो सबसे पहले तो उसको अपने गिल स्लिट्स पीछे छोड़ने पड़ते हैं। गिल स्लिट्स तभी पीछे छूटेंगे जब उसके अंदर लंग्स डेवलप हो जाएंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बेटर ऑर्गन डेवलप हो रहा है रेस्पिरेशन का, तो फिर गिल स्लिट्स की क्या ज़रूरत है। ठीक है, हम बोलते हैं कि टेडपोल की क्या होती है, टेल भी होती है। फ्रॉग की टेल देखो नहीं होती है, उसके तो 2 हाथ होते हैं, 2 पाँव होते हैं। सिमिलरली जो टेडपोल है उसकी सिर्फ पूंछ होती है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, पानी में तैरता है, और तैरते हुए हम बोलते हैं कि छोटे छोटे से एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को वो फीड करता है। जब एक टेडपोल कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, एक एडल्ट फ्रॉग में, तो उसकी जो पूंछ है वो साइज में छोटी होने लगती है, रिड्यूस हो जाती है, और उसके दोनों मतलब हाइंड लिम्स और फोर लिम्स भी जो है ना डेवलप हो जाते हैं। तो बात वही है कि जो ओल्ड बॉडी फीचर्स हैं उनको पीछे छोड़ना पड़ता है और नए बॉडी फीचर्स का हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो जाता है, तब जाकर के एक लार्वा जो है वो एक एडल्ट एनिमल में ट्रांसफॉर्म होता है, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा कि जो टेडपोल है वो डेवलप हो रहा है किसमें, एक एडल्ट फ्रॉग में, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑप्शन बी, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, बर्डिंग नहीं होगा, एम्बेडिंग नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फिर इसके बाद में थर्ड क्या है कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी जाइगोट बनता है तो कैसे बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ही बनता है। मेल और फीमेल गैमेट है क्या, दोनों सेल्स ही तो हैं, तो मेल गैमेट के पास उसका न्यूक्लिया, फीमेल गैमेट के पास उसका न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये दोनों ही न्यूक्लिया क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद में केवल एक ही न्यूक्लियस बनता है। तो जाइगोट के पास हम बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा। जाइगोट खुद सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है और उसके पास एक ही न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि एक ही न्यूक्लियस होगा किसमें, जाइगोट में। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अच्छा तो ये 3 ही पार्ट थे इस क्वेश्चन के, और तीनों पार्ट्स को हमने क्या करा है, आंसर कर दिया है, सही ऑप्शन हमने चूज कर दिया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है कि इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपके सामने आने वाले हैं कुछ स्टेटमेंट्स, और आपको बस इतना सा बताना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है, कौन सा वाला एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि जो हमारे ओविपेरस एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये तो भाई एकदम ही क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, मैंने आपको समझाया है ना कि हमारे जो ओविपेरस एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, है ना, और उन अंडों में क्या होती है, हैचिंग होती है, और हैचिंग के बाद उन्हीं अंडों से यंग वंस जो है बाहर निकल करके आते हैं। तो वो तो हमारे विविपेरस एनिमल्स होते हैं जो कि सीधे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, है ना, जो फीमेल पेरेंट बॉडी है उस बॉडी से सीधे के सीधे एक नया इंडिविजुअल जो है ना बाहर निकल करके आता है। तो वो विविपेरस एनिमल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जो हमारे ओविपेरस एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, और फिर इन्हीं एग्स के अंदर से मतलब उनमें हैचिंग होती है और उसके बाद में यंग वंस निकल करके आते हैं। तो ये क्या है, एक एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। तो हाँ, इसके ऊपर भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि मेल गैमेट भी क्या है, एक
इंडिविजुअल सेल है, एक फीमेल गैमीट भी क्या है, एक सिंगल सेल है ना, स्पर्म भी एक सेल है और ओवम भी एक क्या है, सेल ही है। तो सेल के पास जो इसके टिपिकल कंपोनेंट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह, ये सभी कंपोनेंट्स स्पर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। हर एक स्पर्म के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, जिसमें हम बोल रहे हैं कि मेल पेरेंट के क्या होते हैं, जीन्स होते हैं न्यूक्लियस में। इसके अलावा हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि स्पर्म्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, वो भी कैसे, स्पाइरल शेप के। तो डेफिनेटली ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है कि भाई जो स्पर्म है वो क्या है, एक सिंगल सेल है। चलो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। इस स्टेटमेंट में हमसे बोला जा रहा है कि फ्रॉग्स में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या ये बात सही है? हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने आपको समझाया है, पढ़ाया है कि जब भी ब्रीडिंग सीजन होता है तो मेल फ्रॉग्स क्या करते हैं, अपने मेल गैमेट्स पानी में रिलीज कर देते हैं। जो फीमेल फ्रॉग्स हैं वो क्या करती हैं, अपने जो फीमेल गैमेट्स हैं वो पानी में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो मेल गैमेट्स होंगे वो स्विम करते हुए कहाँ पहुँचेंगे, फीमेल गैमेट्स तक पहुँचेंगे और वहाँ पे जाकर के उनको फ्यूज़ करेंगे, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा और इसके बाद में हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद में हम बोलते हैं कि जाइगोट बन जाता है। लेकिन खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है। क्या ये फर्टिलाइजेशन फीमेल फ्रॉग के अंदर हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मेल फ्रॉग के अंदर तो वैसे भी नहीं होगा। तो ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा है, फीमेल पेरेंट बॉडी के बाहर हो रहा है, फीमेल फ्रॉग के बाहर हो रहा है। इसका मतलब क्या कि ये फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल टाइप का होगा। तो डेफिनेटली हम बोलते हैं कि फ्रॉग्स में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इसीलिए क्या है, ये एक स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमीट। क्या बोला जा रहा है कि एक नया, एक न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल सेल से डेवलप होता है और उसे हम क्या बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट हम बोलते हैं कि एक ऐसा सिंगल सेल होता है जिससे कि एक नया इंसान, एक न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल जो है डेवलप होता है। भाई ह्यूमन बीइंग्स के हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए डेफिनेटली मेल और फीमेल गैमेट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक स्पर्म का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ओवम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स में हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और इस फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है और जाइगोट ही आगे जाकर के एम्ब्रियो में डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है फीटस में और फिर हम बोलते हैं कि एक बेसिकली ह्यूमन बेबी जो है अच्छी तरीके से बन जाता है, फुली डेवलप्ड ह्यूमन बेबी बन जाता है। तो देखा जाए तो गैमीट का इंपॉर्टेंस तो है, ह्यूमन बीइंग्स के रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि गैमीट से ही एक नया ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है। गैमीट हम बोलते हैं कि जब तक फ्यूज होकर के जाइगोट नहीं बना देते तब तक नया ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप नहीं हो पाएगा। तो वो जाइगोट होता है, वो सिंगल सेल कौन है भाई, वो सिंगल सेल है गैमीट नहीं, एक जाइगोट, जिससे कि एक नया इंडिविजुअल डेवलप होगा। तो अगर यहाँ पे गैमीट की जगह जाइगोट लिखा होता तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाता, लेकिन जो कि यहाँ पे जाइगोट की जगह पे गैमीट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये है एक फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, यानी कि वो वाले अंडे जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद दिए जाते हैं, क्या वो बने होते हैं सिंगल सेल से? हाँ बिल्कुल भाई, फर्टिलाइजेशन के बाद हम बोलते हैं कि जो वो जो एग है, वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो क्या है, जाइगोट है। और जाइगोट ही क्या होता है भाई, वो तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा, आपका एक ट्रू स्टेटमेंट होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो अंडे दिए जाते हैं वो किसके बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, ठीक है। वो बेसिकली फर्टिलाइज्ड एग होता ही क्या है, जाइगोट ही होता है। और इस एग के अंदर हम बोलते हैं कि जाइगोट होता है और इस जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसकी जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कहाँ से फुलफिल की जाती हैं, तो एग के अंदर जो योक होता है उसी योक को वो धीरे 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 कंज्यूम करता जाएगा और एम्ब्रियो डेवलप होता जाएगा और अल्टीमेटली एक न्यू एनिमल में वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये भी क्या होगा, एक ट्रू स्टेटमेंट होगा, फिफ्थ वाला। क्लियर है? चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, अपने सिक्स्थ स्टेटमेंट की, कि अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। अमीबा क्या है हमारा,
एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, काफ़ी सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पे इसके बारे में बोला जा रहा है कि वो बर्डिंग से रिप्रोड्यूस होता है। मैंने माना कि अमीबा की रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमीबा को बर्डिंग से जो है ना रिप्रोड्यूस करवाओगे, नहीं, वो बर्डिंग नहीं होता, वो क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है, बाइनरी फिजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जुड़ना, और फिजन का मतलब हम बोल रहे हैं ना कि गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फ्यूजन मतलब क्या, कोई चीज़ जुड़ रही है, और फिजन मतलब क्या, कि कोई चीज़ टूट रही है। तो अमीबा, जो पेरेंट अमीबा होता है, वो अपनी बॉडी को बेसिकली डिवाइड करता है, और इस डिवीजन से हम बोलते हैं कि न्यू डॉटर अमीबे फॉर्म हो जाते हैं। तो हर एक पेरेंट अमीबा से 2 डॉटर अमीबे बनते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है बाई, और क्योंकि पेरेंट अमीबा खुद अपनी बॉडी को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है कौन सा, फिजन। तो बाइनरी फिजन से अमीबा रिप्रोड्यूस होता है, ना कि बर्डिंग से। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा अपना फॉल्स स्टेटमेंट। अगर बाइनरी फिजन लिखा होता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन क्योंकि बर्डिंग लिखा है तो ये होगा एक फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट, कि फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि भले ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन उसमें भी ज़रूरी है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया है भाई, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना, मेल और फीमेल गैमेट्स का कंबाइन होना, उसी को हम बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हमने पहले ही ये चीज़ समझ ली है कि भाई यहाँ पे तो दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम बोलते हैं कि उसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। अब अगर पेरेंट ही एक हो रहा है तो मतलब दोनों पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब क्या, कि दोनों पेरेंट्स की बॉडी से जो मिलने वाले जो दोनों टाइप के गैमेट्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व नहीं है। भाई जब 2 पेरेंट्स ही इन्वॉल्व नहीं है तो उनके 2 टाइप के गैमेट्स क्या ही कर लेंगे, है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी हम ये बात समझ चुके हैं कि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है और कोई भी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। गैमेट्स इन्वॉल्व होते ही नहीं है, उनका फ्यूजन होता ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। अभी अभी मैंने आपको अमीबा के बारे में बताया ना कि अमीबा क्या करता है, इसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन थोड़ा सा अलग है। ये क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है। तो बाइनरी फिजन क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप होता है। यहाँ पे देखो हमारे पास जो पेरेंट अमीबा होता है, सपोज ये हमारे पास क्या है, एक पेरेंट अमीबा है, और ये पेरेंट अमीबा सबसे पहले क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, है ना। इसका न्यूक्लियस हम बोलते हैं कि कुछ इस तरीके से खींचेगा, तो हमको लगता है कि न्यूक्लियस जो है ना 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होने वाला है, और एग्जैक्टली यही होता है कि जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद में अमीबा हम बोल रहे हैं कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, तो इसकी पूरी बॉडी में एक ही सेल होगा, तो न्यूक्लियस तो 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो चुका है। अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि इस पेरेंट अमीबा का जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 डॉटर अमीबे बन जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नए अमीबे आए हैं। कैसे आए हैं, तो अपने पेरेंट अमीबा से आए हैं। तो क्या यहाँ पे 2 पेरेंट अमीबा इन्वॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। सिंगल पेरेंट से हम बोल रहे हैं कि नए अमीबे बन रहे हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। प्लस ये जो यहाँ पे सिंगल पेरेंट है, जो सिंगल अमीबा है, क्या यहाँ पे इसके गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, क्या इसके गैमेट्स इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे बिना गैमेट्स के और बिना 2 पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट के भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो नए डॉटर अमीबे बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इस स्टेटमेंट में कि भाई अगर भले ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो लेकिन उसमें भी फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना फर्टिलाइजेशन के भी हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है ना। बाइनरी फिजन क्या होता है, मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है कि जाइगोट कब बनता है भाई, जाइगोट तभी बनता है जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन होने के बाद में जो एक सिंगल सेल बनता है ना, उसी सिंगल सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। तो ये भी होगा एक ट्रू स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एक एम्ब्रियो क्या सिंगल सेल का बना होता है, अरे बिल्कुल भी नहीं। सिंगल सेल तो क्या होता है, जाइगोट होता है ना।
अभी अभी मैंने आपको समझाया कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ। मेल और फीमेल गैमेट मतलब क्या, दो अलग अलग सेल्स वो कंबाइन हुए, कंबाइन होकर के एक सिंगल सेल बनाते हैं, उनके न्यूक्लिया भी फ्यूज होकर के एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। अब ये जाइगोट हमेशा ऐसा तो रहेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इस जाइगोट से तो एक नया इंडिविजुअल बनने वाला है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जाइगोट को अपने आप में डिवीजन लाने पड़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन लाने पड़ेंगे, जिसके कारण नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब आपके पास एक बॉल आ जाती है ना जिसमें कि बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं, बहुत सारे सेल्स क्यों आए हैं, क्योंकि जाइगोट में रिपीटेड डिविजन्स हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन हुए हैं। तो जब हमारे पास एक बॉल आ जाती है जिसमें कि बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, तो उस बॉल को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। अब जब ये एम्ब्रियो बन जाता है तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि इसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये अगर हम बात करेंगे अपनी ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में हम बोलते हैं कि फीमेल पेरेंट बॉडी में ये जो यूट्रस से अटैच जो ओविडक्ट्स होती हैं वहाँ पे ये एम्ब्रियो नहीं रह सकता है। सीधी सी बात है, ह्यूमन फीमेल्स में हम बोलते हैं कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्टी होती है। तो जाइगोट तो हम बोलते हैं कि वही बनता है, लेकिन जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा, अब जब इस एम्ब्रियो को डेवलप होना रहेगा ना, तो फिर ये ओविडक्ट में नहीं रह पाएगा, इसको आना पड़ेगा कहाँ, नीचे, यानी कि यूट्रस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एम्ब्रियो क्या है, क्या वो सिंगल सेल का बना होता है, नहीं, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। जाइगोट होता है सिंगल सेल। इसका मतलब क्या कि ये वाला स्टेटमेंट भी होने वाला है क्या, एक फॉल्स स्टेटमेंट। आई बात समझ में आपको? तो कुछ 10 स्टेटमेंट्स दिए गए थे आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 में, और सभी स्टेटमेंट्स में आपने ये बताना था कि कौन सा वाला ट्रू है, कौन सा वाला फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर कीज लिखी गई हैं 1 से लेकर के 10 तक। तो अगर आपको आंसर चाहिए है, वैसे तो मैंने बता दिया है, फिर भी अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और इस आंसर की का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्या बोल रहा है कि गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फीटस। आपको जाइगोट और फीटस के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं, और ज़्यादा नहीं, बस 2 ही बताने हैं। ठीक है, तो जाइगोट क्या होता है, it is a single cell structure that is it contains only one cell। तो जाइगोट क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है और इसके पास केवल एक ही सेल होता है। अगर हम बात करेंगे किसकी, फीटस की, देखो जाइगोट में ही मैंने आपको अभी अभी समझाया कि रिपीटेड डिवीजन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास बॉल आ जाती है जिसमें कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। अब ये एम्ब्रियो भी केवल अपनी इसी स्टेज में नहीं रहने वाला है, इस एम्ब्रियो में भी फर्दर और आप बोल सकते हो कि ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, जिसके कारण हम बोलते हैं कि फर्दर और नंबर ऑफ सेल्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, और यही एम्ब्रियो आगे जाकर के डेवलप होता है किसमें, फीटस में। तो फीटस में आप दिल खोल करके ये बोल सकते हो कि फीटस में बहुत सारे सेल्स होते हैं। भाई जाइगोट के बाद वाली जो स्टेज है, इमीडिएट स्टेज है, वो क्या है, एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो के बाद आता है क्या, फीटस। तो अगर हम एम्ब्रियो के लिए ही बोल रहे हैं कि ये मल्टी सेलुलर है, इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये वाला स्टेटमेंट जो फॉल्स बोला था, फॉल्स क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा था कि एम्ब्रियो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, जबकि ऐसा नहीं है, वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो जाइगोट के बाद वाली जो स्टेज है, अगर उसको हम क्या बोल रहे हैं, मल्टी सेलुलर बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एम्ब्रियो के बाद जो स्टेज आएगी वो भी तो कैसी होगी, मल्टी सेलुलर ही होगी ना, उसके पास भी तो बहुत सारे सेल्स होंगे कि नहीं होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस तो ये हो गया पहला वाला। सेकंड डिफरेंस क्या हो सकता है कि इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट और स्पर्म एंड फीमेल गैमीट और ओवम। इसको ओवा नहीं, इसको ओवम कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि फीटस कैसे बनेगा, इट इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ द जाइगोट। जाइगोट बन रहा है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से, और फीटस कैसे बन रहा है कि जाइगोट में ही रिपीटेड डिवीजन हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं। अगर जाइगोट नहीं बनेगा तो फीटस नहीं बनेगा। जाइगोट को बनाने वाले कौन है, मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, लेकिन अगर जाइगोट ही नहीं बनेगा तो फीटस भी नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस हैं किसके बीच में, जाइगोट और फीटस के बीच में। उम्मीद है सबको समझ में आए होंगे। चलो एक काम करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जहाँ पे एनिमल्स जो है ना आप बोल सकते हो कि अपने ही जैसे कुछ और एनिमल्स जो है ना प्रोड्यूस करें। तो उन सभी तरीकों को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी
कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बोलते हैं कि केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, प्लस यहाँ पे कोई भी गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, गैमिट्स नहीं लगते हैं, गैमिट्स का कोई भी फ्यूजन नहीं होता है, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। और एक और चीज़ कि जो ऑफस्प्रिंग निकल करके आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट का बिल्कुल क्या होता है, एक एग्जैक्ट कॉपी होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जो भी वेरिएशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको ह्यूमन बींग से एग्जांपल दिया था कि ह्यूमन बींग्स का जो बेसिकली फॉर्मेशन है ना, वो कैसे होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होता है कि एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होता है, मेल गैमिट होता है, फीमेल गैमिट होता है ना। और इन रिस्पेक्टिव गैमिट्स में क्या होता है, दोनों ही पेरेंट्स के, मतलब जैसे कि मेल गैमिट है तो इस मेल गैमिट में क्या होगा, मेल पेरेंट के जीन्स आ जाएंगे, जो फीमेल गैमिट होगा उसमें क्या होगा, फीमेल पेरेंट के जीन्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद में दोनों ही गैमिट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है। अब इस जाइगोट में जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर मेल पेरेंट के भी जीन्स हैं और फीमेल पेरेंट के भी जीन्स हैं। इसी जाइगोट से फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है, फीटस बनता है और फीटस के बाद में एक ह्यूमन बेबी बन जाता है। तो बच्चे को देख करके हमें लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है या ये बिल्कुल अपनी मामा पे गया है ना। तो पापा या मामा पे जाने का मतलब क्या है कि हमारे मेजॉरिटी जो बॉडी फीचर्स हैं वो किसके जैसे हैं, पापा जैसे हैं। और या अगर हम बच्चा मम्मा पे जा रहा है, इसका मतलब क्या कि बच्चे के मेजॉरिटी जो फीचर्स हैं वो कैसे हैं, मामा जैसे हैं। क्यों? क्योंकि मामा की जो जीन्स है वो बच्चे में जाकर के एक्सप्रेस हो गए हैं। या अगर बच्चा पापा जैसा है, इसका मतलब क्या कि बच्चे में जो पापा के जीन्स हैं वो जाकर के एक्सप्रेस हो गए हैं। तो जो एक्सप्रेस हो जाएगा जीन, वो ही हम बोलते हैं कि डोमिनेंट होगा और वो जो है ना अपने कैरेक्टर्स बच्चे में दिखाएगा। तो लेकिन पापा या मम्मा जैसे होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है, अपने पापा या मम्मा की कॉपी है कि ये रहा पापा और ये रहा बच्चा, दोनों क्या है, एक दूसरे की फोटोकॉपी। ऐसा नहीं होता है ना। मेजॉरिटी फीचर्स पापा जैसे मिलेंगे, इसीलिए लोग उसको देख के बोलेंगे कि हाँ ये तो अपने पापा जैसा दिख रहा है, पापा पे गया है। लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे डिफरेंसेस ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आपको बहुत ज़रूर कुछ देखने को मिलेंगे। हम बोल रहे हैं कि बाल पापा जैसे हैं, आंखें पापा जैसी हैं, लेकिन हो सकता है कि नाक कैसी हो वो मामा जैसी हो। तो ये जो वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, कभी कभी तो ये भी पॉसिबल है कि बच्चे में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं जो कि मम्मा पापा दोनों में ही नहीं होते हैं। तो ये जो भी आपको वेरिएशन दिखाई दे रहा है, ये जो आपको खिचड़ी दिखाई दे रही है, ये क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, यहाँ पे दोनों ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और दोनों ही पेरेंट्स के जीन्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे तो दोनों पेरेंट्स का कोई रोल ही नहीं है, केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो उस एक पेरेंट के अंदर जो भी जीन्स होंगे वो सभी के सभी जीन्स उसके ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे और बेसिकली वो जो बच्चा है, वो जो ऑफस्प्रिंग है, वो अपने पेरेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएशन हुआ ही नहीं है। केवल एक ही जीन्स, हम बोल रहे हैं कि एक मतलब सेम जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आए हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि बच्चा कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी दिखाई देगा अपने पेरेंट की। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक बार रीड भी कर लेते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच only a single parent is involved is called asexual reproduction. In this type of reproduction, sex cells यानी कि gametes produce नहीं होते हैं। मतलब हम बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन तो छोड़ो, फ्यूजन तो छोड़ो, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि गैमेट्स का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। एंड नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द जाइगोट और ऑफस्प्रिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, स्टारफिश, स्पंजेस एक्सेट्रा। तो कुछ एनिमल्स के नाम्स दिए हैं जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अमीबा में, हाइड्रा में, ईस्ट में और स्टारफिश में, स्पंजेस में एक्सेट्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अच्छा यहाँ पे आपको सवाल में बोला क्या गया था कि डिफाइन तो आपको करना ही है, साथ ही साथ आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स भी डिस्क्राइब करने हैं। तो इस चैप्टर में हमने दो ही तो मेथड्स पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है बर्डिंग और एक हमने पढ़ा है क्या, बाइनरी फिजन। तो दोनों को ही हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की कि इन बाइनरी फिजन अ सिंगल पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल इंडिविजुअल सेल्स एज एन अमीबा। इट डिवाइड्स इनटू टू by division of their bodies. Each of them gets one nucleus and develops into separate individual. The figure given below shows how binary fission occurs in amoeba. तो देखो यहाँ पे
ये क्या है, एक पेरेंट अमीबा है। इसका जो न्यूक्लियस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इलोंगेट होता है, लंबा होता है, तो हमें लगता है कहीं टूट ना जाए, और एग्जैक्टली ये टूट ही जाता है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई में ये जा करके डिवाइड हो जाता है। फिर इसके बाद में क्या होगा, अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि डिवीजन से मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और जिसके कारण हमारे पास 2 डॉटर अमीबे या 2 डॉटर सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्या, बाइनरी फिजन। फिजन मतलब कि टूटना, और एक पेरेंट से 2 डॉटर या बोल सकते हो कि हाँ 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज होगा, बाइनरी। ठीक है, तो बाइनरी फिजन यहाँ पे हो गया है इसमें अमीबा में। अब इसके बाद में नेक्स्ट मेथड क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बडिंग है। बडिंग में हम बोलते हैं कि इन बडिंग द ऑर्गेनिजम्स डेवलप अ बल्ज कॉल्ड बड, या आप इसको यहाँ पे आउटग्रोथ भी लिख सकते हो कि जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है, और इसी आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, बड कहते हैं, विच फर्दर डेवलप्स इनटू एन एडल्ट organism and separates itself from the parent body to lead an independent life. This type of reproduction is shown in Hydra. The following figure shows the budding in Hydra. तो देखो यहाँ पे ये क्या है, एक पेरेंट हाइड्रा है ना। ये हम बोलते हैं कि कहने को तो ये मल्टी सेलुलर होता है हाइड्रा, लेकिन फिर भी कैसा होता है, सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, बाकायदा इसका यहाँ पे हम बोलते हैं कि माउथ होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। फिर इसके बाद में क्या होगा, ये जो पेरेंट हाइड्रा है ना, इसके बॉडी के ऊपर एक छोटी सी ग्रोथ जो है ना डेवलप हो जाएगी, और इसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। फिर इसके बाद में क्या होगा, ये जो बड है ये ग्रो करने लगेगा, डेवलप होने लगेगा। और कैसे हो रहा है ग्रो, कैसे हो रहा है डेवलप, तो पेरेंट हाइड्रा की बॉडी के ऊपर अटैच होकर के ही। ऐसा नहीं है कि ये बड जो है ना डेवलप हो गया है और इस बड से नया हाइड्रा बनने वाला है, तो ये बड जैसे ही डेवलप हुआ पेरेंट हाइड्रा से तुरंत जो है ना उसकी बॉडी से टूट करके अलग हो गया। नहीं, अभी ये जो बर्ड है ये पेरेंट हाइड्रा की बॉडी पर अटैच होकर के ही क्या करेगा, ग्रो करेगा, डेवलप होगा। फिर इसके बाद में ऐसा क्यों हो रहा है वैसे, क्योंकि अभी ये जो बर्ड डेवलप हो रहा है ना, ये अभी इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए कैपेबल नहीं हुआ है। ये अभी अपने न्यूट्रिशन वगैरह के लिए पेरेंट हाइड्रा पे ही आप बोल सकते हो कि डिपेंडेंट है, इसीलिए ये अपने पेरेंट के साथ अटैच रहेगा। धीरे धीरे हम बोलते हैं कि ये ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, और एक आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे आने के बाद जब ये इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए क्या होगा, कैपेबल होगा, उस स्टेज के बाद ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होकर के एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हाइड्रा की तरह सर्वाइव करेगा, रहेगा। आई बात समझ में। तो इसे हम बोलते हैं क्या, बडिंग, कि हाइड्रा की जो पेरेंट बेसिकली जो पेरेंट हाइड्रा है उसकी बॉडी में एक बड डेवलप हो जाता है, ये ग्रो करता है, डेवलप करता है, और जब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए रेडी हो जाता है फिर इसके बाद में पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है। इसे हम बोलते हैं क्या, बडिंग। तो देखो यहाँ पे दोनों ही जो हमने अभी मेथड्स पढ़े हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, चाहे वो बडिंग हो चाहे वो बाइनरी फिजन हो, तो दोनों में ही हम बोल रहे हैं कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, प्लस हम बोल रहे हैं कि सिंगल पेरेंट तो इन्वॉल्व है, इसमें भी कोई भी गैमेट्स का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। जो भी नया इंडिविजुअल, चाहे वो हाइड्रा हो चाहे वो अमीबा हो, जो भी नया इंडिविजुअल बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट से बन रहा है। तो जो जीन्स इस पेरेंट के पास होंगे वही जीन्स कहाँ आ जाएंगे, इस इंडिविजुअल के पास भी आ जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना वो अपने पेरेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। ठीक है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन में जाकर के एम्ब्रियो एम्बेड होता है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैम वो है कौन, यूट्रस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन की साइट क्या होती है, यूट्रस में जो ओविडक्ट्स अटैच्ड होती हैं, जो फेलोपियन ट्यूब्स अटैच होती हैं, उनका काम क्या होता है कि वो ओवरी को कनेक्ट करती हैं किसके साथ, यूट्रस के साथ। ना सिर्फ ये कनेक्शन का काम करती हैं, एट द सेम टाइम ये क्या होती हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि फेलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म और आप बोल सकते हो कि ओवम का फ्यूजन होता है। ठीक है,
फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, लेकिन अब ये जो जाइगोट है ये डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा और क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। अब इस एम्ब्रियो को आगे जाकर के फीटस बनाना है, फीटस से ही क्या होने वाला है, एक नया इंडिविजुअल बनने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ तो करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट तो होना ही पड़ेगा। तो इस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, न्यूट्रिशन की, रेस्पिरेशन की, एक्सक्रीशन की, ये रिक्वायरमेंट्स हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये रिक्वायरमेंट्स फेलोपियन ट्यूब में पूरी नहीं हो सकती है। इसीलिए इस एम्ब्रियो के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है और ये एम्ब्रियो जाता है कहाँ, नीचे, यानी कि फेलोपियन ट्यूब से नीचे उतरता है और कहाँ पहुँचता है, यूट्रस में पहुँचता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर महीने यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं वो खुद को क्या करती हैं, अपने आप को प्रिपेयर करती हैं कि हाँ हो सकता है कि इस मंथ क्या आ जाए, एक एम्ब्रियो आ जाए। तो अगर एम्ब्रियो आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको पकड़ लेंगे और पकड़ करके उसकी ग्रोथ करवाएंगे, डेवलपमेंट करवाएंगे और इससे क्या होगा, एक फीटस बन जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी प्रिपरेशन में होता क्या है कि जो यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, यूट्रस की हम बोलते हैं कि जो वॉल्स होती हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो काफ़ी थिक हो जाती हैं। थिक क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ब्लड आकर के डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, पूरा यहाँ पे हम बोलते हैं कि ब्लड आकर के डिपॉजिट हो जाता है। फिर हम बोलते हैं कि जैसे ही एम्ब्रियो आया, जैसे ही एम्ब्रियो आया, इस एम्ब्रियो को जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं वो अपने अंदर चिपका लेती हैं। प्लस कैसे चिपकाती हैं, तो देखो यहाँ पे एक होता है क्या, प्लेजेंटा, इस प्लेजेंटा के थ्रू चिपकाती हैं। इस प्लेजेंटा में होता क्या है भाई, देखो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये मदर की बॉडी के अंदर ही हो रही हैं, है ना। तो ये जो प्लेजेंटा है ये इसके अंदर हम बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिच होता है ब्लड सप्लाई में। तो ब्लड भी किसका होता है, मदर का ही होता है। तो इसी प्लेजेंटा के थ्रू आकर के जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की वॉल्स में आकर के एम्बेड हो जाता है। अब सपोज डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए है। तो अब सवाल ये है कि ये O2 कहाँ से आएगी, तो देखो मदर ब्लड में जो O2 है, ये O2 आप बोल सकते हो कि प्लेजेंटा के थ्रू ट्रैवल करेगी और कहाँ पहुँचेगी, बच्चे तक पहुँचेगी। ठीक है, अब बच्चे ने क्या किया, मतलब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही हैं जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस एम्ब्रियो के लिए अच्छा तो है नहीं, जैसे हमारे लिए अच्छा नहीं है वैसे इसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो अब क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड एम्ब्रियो से बाहर निकलेगी। बाहर कैसे निकलेगी, तो जो प्लेजेंटा है ना इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और वो कहाँ जाकर के मिल जाएगी, मदर के ब्लड में जाकर के मिल जाएगी। तो मदर के ब्लड से ही न्यूट्रिशन को, सिमिलरली न्यूट्रिशन भी जो है ना ऐसे ही डिराइव किया जाता है कि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए है तो कहाँ से मिलेगा, मदर के ब्लड से मिलेगा। कैसे आएगा, तो प्लेजेंटा के थ्रू आएगा। तो चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो, चाहे वो एक्सक्रीशन ही क्यों ना हो, सब कैसे होता है, प्लेजेंटा के थ्रू ही होता है। किसके बीच में, एम्ब्रियो और मदर ब्लड के बीच में। इतना क्लियर है। चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं कहाँ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, और आपको इसके एग्जाम्पल्स भी देने हैं। अब अभी तक हमने बात करी है ओविपेरस एनिमल्स की और विविपेरस एनिमल्स की। ओविपेरस एनिमल्स मतलब कि जो कि अंडे देते हैं, विविपेरस एनिमल्स मतलब कि जो डायरेक्टली अपने बच्चों को ही जन्म देते हैं। एग्जाम्पल, हम ह्यूमन बींग्स, तो हम ह्यूमन बींग्स भी तो क्या होते हैं, विविपेरस एनिमल्स ही तो हैं। ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने बच्चों को ही जन्म देते हैं। अब ये जो आपके पास एक न्यू बॉर्न बेबी आया है, इसको देख करके आप ये बता पाओगे कि ये किसका बच्चा है, एक इंसान का बच्चा है, यानी कि ये एक ह्यूमन बेबी है। कैसे, उस न्यू बॉर्न बेबी के पास वो सारे बॉडी फीचर्स होंगे जो कि ये बता पाएँ कि भाई ये किसका बच्चा है, ये एक इंसान का बच्चा है। भाई उसके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, पैरों की उंगलियां होंगी, हाथों की उंगलियां होंगी, एक नाक होगी, 2 आंखें होंगी, 2 कान होंगे, हेड होगा, नेक होगा, एब्डोमेन होगा। वो सभी बॉडी फीचर्स प्रेजेंट होने वाले हैं उस बच्चे में जो कि ये बता पाए कि भाई ये एक इंसान का बच्चा है, ये एक ह्यूमन बेबी है। चाहे वो बच्चा कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, जन्म के साथ ही उसके पास वो सभी बॉडी फीचर्स प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, हमारे पास सपोज न्यू बॉर्न पपीज़ आए हैं, तो उन पपीज़ को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये डॉग के बेबीज़ हैं। क्यों, क्योंकि जन्म के साथ ही उनके पास वो सभी फीचर्स प्रेजेंट होंगे जिनको कि आप देख करके बता पाओ कि हाँ भाई ये तो इस डॉग का बेबी है। सिमिलरली अगर आपके पास न्यू बॉर्न किटन्स आई हैं, है ना, तो उन किटन्स के पास भी वो सभी फीचर्स प्रेजेंट होंगे जन्म से ही, जिसको देख करके आप ये बता पाओ कि हाँ ये तो बिल्ली का बच्चा है। अगर मैं बात करूँ किसकी,
मुर्गी की, तो हम सबको पता है कि मुर्गी यानी कि hen क्या करती है, अंडे देती है, मतलब कि वो क्या है, एक ओविपेरस एनिमल है, बर्ड है बेसिकली, ठीक है। इन अंडों की क्या होती है, हैचिंग होती है, और हैचिंग के बाद में चूजे यानी कि चिक्स निकल करके आते हैं। अब ये जो चूजे निकल करके आए हैं, इनको देख करके भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये किसके बच्चे हैं, ये एक मुर्गी के बच्चे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जन्म के साथ ही उनके पास वो सभी बॉडी फीचर्स होंगे जिसको कि आप देख करके एक रिलेशन बिठा पाओ कि हाँ भाई ये क्या है, एक मुर्गी का बच्चा है। फ़र्क कहाँ होगा? फ़र्क साइज़ में होगा कि चूज़ों की साइज़ बहुत छोटी होगी और जो एक एडल्ट मुर्गी या जो एक एडल्ट मुर्गा होता है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो समय के साथ साथ हम सबको पता है कि बॉडी में ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। तो भले ही एक न्यू बॉर्न बेबी क्यों ना आया हो आपके पास, ह्यूमन बेबी, वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, है ना, और वो एक बड़े बच्चे में आप बोल सकते हो कि ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली जो चूज़ा है, छोटा सा चूज़ा है, वो भी अभी साइज़ में बहुत छोटा है। एक एडल्ट हैन या एक एडल्ट कॉक से कंपेयर करें तो उसका साइज अभी भी बहुत छोटा है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, और वो भी क्या करेगा, ग्रो करेगा, डेवलपमेंट, उसकी भी डेवलपमेंट होगी, और वो फाइनली जाकर के एक एडल्ट मुर्गी या एक एडल्ट कॉक में जाकर के ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अभी इस पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं उन सभी एग्जाम्पल्स को सुन करके हमें यही समझ में आया है कि हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चों को देख करके आप क्लियरली बता पाओ कि ये बच्चा कौन से वाले एनिमल को बिलोंग कर रहा है ना, ये यंग वन किस एनिमल को बिलोंग कर रहा है। लेकिन हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आप बोल सकते हो कि फर्टिलाइजेशन हो गया, हम बोल रहे हैं कि जाइगोट भी बन गया, जाइगोट से हम बोलते हैं कि एम्ब्रियो भी बन गया, लेकिन एम्ब्रियो से क्या आता है, एक बीच की ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसको कि हम बोलते हैं क्या, लार्वा। अब ये जो लार्वा बना है ना, कहने को तो क्या हुआ है कि गैमेट्स का फ्यूजन हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, है ना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से ही क्या हुआ है, लार्वा बना है। तो कहने को तो ये लार्वा किससे बना है, एम्ब्रियो से ही बना है, लेकिन ये जो लार्वा होता है ना, इसमें कुछ इतने अजीब से फीचर्स होते हैं कि लार्वा को देख के आप बता ही नहीं सकते हो कि ये जो लार्वा है ये कौन से वाले एनिमल को बिलोंग कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे क्या, एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा डायग्राम कि ये क्या है, एक एडल्ट फ्रॉग है। हम सबको पता है कि फ्रॉग्स में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मेल और फीमेल फ्रॉग्स अपने अपने ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे अपने जो रिस्पेक्टिव गैमेट्स हैं वो पानी में रिलीज कर देते हैं, और मेल गैमेट्स जो हैं तैर करके फीमेल गैमेट्स तक जाते हैं, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट से हम बोलते हैं कि क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। अब इस एम्ब्रियो से कायदे से क्या होना चाहिए था, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो बन गया, इसके बाद में वो बना गया फीटस, फीटस के बाद हम बोलते हैं एक बहुत ही बढ़िया तरीके से फुली डेवलप्ड ह्यूमन बेबी बन के रेडी हो जाता है, और ये बेबी हम बोलते हैं कि मदर की बॉडी से बाहर निकल आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी फ्रॉग की, तो फ्रॉग में देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एम्ब्रियो तो बन गया, लेकिन अब इस एम्ब्रियो से डायरेक्टली हमें ऐसा लगता है कि डायरेक्टली क्या होना चाहिए था, एक एडल्ट फ्रॉग बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीच की क्या हुई, एक ट्रांजिशन स्टेट आई, और इसी ट्रांजिशन स्टेट को हम क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लार्वा। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि हमारे पास जो एम्ब्रियो आया था, इस एम्ब्रियो से हमें ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट क्या बनने वाला है, एक एडल्ट फ्रॉग बनने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एडल्ट फ्रॉग बनने के पहले बीच की एक ट्रांजिशन स्टेट आई जिसको हम बोलते हैं क्या, लार्वा। अब इस लार्वा को आप ध्यान से देखो, क्या इस लार्वा को देख करके आपको कहीं से भी समझ में आ रहा है कि ये लार्वा अल्टीमेटली क्या होने वाला है, ट्रांसफॉर्म होने वाला है एक यंग फ्रॉग में, और इसके बाद में यंग फ्रॉग किस में ट्रांसफॉर्म होगा, एक एडल्ट फ्रॉग में? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस लार्वा के पास फीचर्स ही नहीं है ऐसे जो कि रिजेंबल करें किसको, एडल्ट या यंग फ्रॉग को। हम फ्रॉग के लिए बोलते हैं कि उसके पास 4 लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स होते हैं, उसके पास टेल नहीं होती है ना। रेस्पिरेशन के लिए भाई हमारे जो फ्रॉग्स होते हैं वो क्या है, एम्फीबियंस हैं। क्लास 9th में जाकर के जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो वहाँ पे आप एम्फीबिया क्लास को एकदम डिटेल में जाकर के पढ़ोगे, है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एम्फीबियंस क्या होते हैं हमारे, वो डुअल लाइफ जीते हैं। हम मेंढकों से जाकर के बोलते हैं कि भाई ये क्या आपने लगा करके रखा है, पानी में भी रहते हो और लैंड पर भी रहते हो, एक जगह डिसाइड कर लो ना कि पानी में रहना है या लैंड पर रहना है। तो फ्रॉग्स आपसे बोलेंगे कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है लैंड पर रहने में, हम वेल अडेप्टेड हैं,
कि हम लैंड पर टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है ना जी सके। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि अगर हमें रिप्रोडक्शन करना है, अगर हमें अपनी स्पीशीज को बचाना है ना, कि हमारी स्पीशीज जो है ना एक्सटिंक्ट ना हो जाए। वही सीधी सी बात है, इस पूरे चैप्टर में हमने यही तो पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और उसके भी पहले हमने ये पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसी सेशन में जो हमारे शुरुआत के क्वेश्चंस थे वहां पे हमने यही चीज समझी है, डिस्कस करी है कि रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, कि अगर कोई स्पीशीज के मेंबर्स डिसाइड कर लेंगे कि आज के बाद हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्पीशीज के सभी मेंबर्स खत्म हो जाएंगे, और वो जो स्पीशीज है ना वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी हमारे प्लेनेट अर्थ से, जो कि अच्छी चीज नहीं है। तो हम फ्रॉग्स को जाकर के ये बोलते हैं कि या तो आप पानी में रह लो या लैंड पे रह लो। ये क्या तरीका है कि कभी लैंड पे आ जाओगे कभी पानी में आ जाओगे। तो फ्रॉग्स बोलेंगे कि भाई हम तो वेल अडेप्टेड हैं लैंड पर रहने के लिए, टेरेस्ट्रियल लाइफ जीने के लिए, लेकिन समस्या है क्या हमारे रिप्रोडक्शन के मेथड के साथ, कि हम करते हैं क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल फ्रॉग्स क्या करेंगे, अपने अपने गैमेट्स रिलीज कर देंगे। कहाँ करेंगे, पानी में करेंगे। अगर पानी नहीं होगा तो हम अपने गैमेट्स कहाँ रिलीज करेंगे, अगर पानी नहीं होगा तो अगर हम सपोज बिना पानी के भी हमने गैमेट्स रिलीज कर भी दिए हैं, तो बिना पानी के जो मेल गैमेट्स हैं वो स्विम कैसे करेंगे, अगर वो स्विम नहीं करेंगे तो फीमेल गैमेट्स तक नहीं पहुंचेंगे, और अगर वो फीमेल गैमेट्स तक नहीं पहुंचे तो फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं होगा, और आगे की प्रोसेस रिप्रोडक्शन की कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगी। तो क्योंकि हमें अपनी स्पीशीज को बचाना है एक्सटिंक्शन से, हमें रिप्रोडक्शन करवाना है, इसीलिए हमको पानी में जाना पड़ता है। हमको कोई शौक नहीं है, हम तो जी सकते हैं, हम तो टेरेस्ट्रियल लाइफ आराम से जी सकते हैं, लेकिन क्योंकि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जरूरी है इसलिए पानी में जाना पड़ता है। तो ये जो एम्ब्रियो से लार्वा बना है, फ्रॉग के लार्वा को हम क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो यंग फ्रॉग है, ये जो एडल्ट फ्रॉग है, इसमें हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होती है, बकायदा लंग्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमारे पास लंग्स है ना, वैसे इनके पास भी क्या होती है, लंग्स होती हैं। ना सिर्फ ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, बल्कि इनकी जो स्किन है वो भी काफी मॉइस्ट होती है, काफी ज्यादा वेस्कुलर होती है, तो ये अपनी स्किन के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। इनफैक्ट इनकी जो बकल कैविटी होती है, ये अपनी बकल कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो हमारा जो एडल्ट फ्रॉग है, जो यंग फ्रॉग है, वो तो इतना बढ़िया तरीके से एडेप्टेड है टेरेस्ट्रियल लाइफ जीने के लिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, इसके लार्वा की, इसके टेडपोल की, तो टेडपोल जो है ना, इसके पास कोई लंग्स नहीं है। इसके पास हम बोल रहे हैं कि अपनी स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, ये अपनी बकल कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन नहीं कर सकता। तो आप बोलोगे कि मैम अगर ये सब चीजें नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, तो फिर इसके पास है क्या, क्या ये पानी में रहकर के रेस्पिरेशन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा? तो गिल्स के थ्रू करेगा। इसके बॉडी पे क्या होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, जिनके थ्रू ये रेस्पायर करता है। अब आप खुद ही देखो कि कहाँ एडल्ट फ्रॉग या यंग फ्रॉग और कहाँ उसका लार्वा टेडपोल, कि इसके पास तो बकायदा क्या है, लंग्स हैं। इसके पास तो लंग्स छोड़ो, स्किन छोड़ो, कुछ है ही नहीं, इसके पास तो गिल स्लिट्स हैं, और गिल स्लिट्स के कारण ही क्या कर रहा है, ये पानी में रेस्पायर कर रहा है। ये पानी में ही रहता है, और छोटे छोटे जो एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उनको जो है ना ये खाता है, एक्वेटिक एनिमल्स को ये खाता है, कीड़े मकोड़ों को ये खाता है। आई बात समझ में? फिर इसके बाद में मेंढक की आपको टेल दिखाई दे रही है क्या? नहीं, लेकिन इस लार्वा को देखो, इस लार्वा की आपको टेल दिखाई देगी। इसका मतलब क्या, मैंने आपको बताया ना कि लार्वा टेडपोल को देख करके आपको लगेगा ही नहीं कि आखिर ये है किसका यंग वन, ये आखिर है किस चीज में जाकर के ट्रांसफॉर्म होने वाला है, ये बड़ा होकर के डेवलप होकर के क्या बनेगा, कोई कुछ नहीं बता सकता। फिर इसके बाद में हम बोलेंगे कि इसकी जो टेल है ना वो लंबी होती जाती है। क्यों होती जाती है? क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है, लार्वा के पास तो टेल होनी चाहिए। हमारे मेंढकों के पास हाथ पांव होते हैं, उनसे वो हॉप 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 करके जो है ना यहाँ से वहाँ जा सकते हैं लैंड पर। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने लार्वा की, तो लार्वा को पानी में रहना है तो पौधों की तरह वो एक जगह तो खड़ा नहीं रहेगा हमेशा, उसको मूव करना पड़ेगा। मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब इतना डेवलप तो है नहीं कि हाथ पांव आ जाए, क्या हो सकता है, टेल आ सकती है। अब यही टेल हम बोलते हैं कि क्या होती जाती है, लंबी होती जाती है। फिर इसके बाद में धीरे से जैसे जैसे टेडपोल हम बोलते हैं कि बड़ा होता जाएगा, उसमें ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, धीरे से हम बोलते हैं कि जो पीछे वाले पैर हैं वो डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में टेल के अंदर जो भी खाना स्टोर्ड है, अब वो धीरे धीरे उस स्टोर्ड फूड को क्या करेगा, कंज्यूम करना शुरू करेगा। फिर इसके बाद में धीरे से हम बोलते हैं कि जो आगे वाले पैर हैं वो भी डेवलप हो जाएंगे। फिर टेल जो है वो छोटी होती जाती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो टेल के अंदर जो खाना स्टोर्ड है वो उसी पे सरवाइव करेगा। तो अगर टेल के अंदर जो भी खाना स्टोर्ड है वो धीरे धीरे अगर कंज्यूम हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है ना, टेल क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। फिर इसके बाद में फाइनली देखो
टेडपोल से अब क्या बन चुका है, एक यंग फ्रॉग बन चुका है, हाथ पांव आ चुके हैं, पूंछ जा चुकी है, और यही यंग फ्रॉग हम बोलते हैं कि और जाकर के इसमें ग्रोथ होगी, फुल साइज का क्या बन जाएगा, एक एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। बाकायदा आंखें आ जाएंगी, लंग्स आ जाएंगी, सब चीज़ें हो जाएंगी, दोनों हाथ पांव आ जाएंगे, टेल हम बोलते हैं कि छोटी हो जाएगी, एकदम रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें, ये जो पूरी प्रोसेस है ना, कि किस तरीके से जो लार्वा है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, एक एडल्ट एनिमल में, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है ना, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई, कि ये एक बीच की ट्रांजिशन स्टेट आ रही है जिसको हम बोलते हैं लार्वा। इस लार्वा के पास ऐसे कोई भी फीचर नहीं होते जिससे कि आप बता सको कि किस में जाकर के ये ट्रांसफॉर्म होगा। बाद में जाकर के ये अपने पुराने फीचर्स को पीछे छोड़ता है और नए फीचर्स को अडॉप्ट करता है, और तब जाकर के एक यंग एनिमल में जो है ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये जो ट्रांजिशन की जो प्रोसेस होती है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, मेटामॉर्फोसिस। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट इन्वॉल्विंग सडन एंड abrupt changes in the body of an animal during the life cycle of an invertebrate or amphibian, and it is called what, metamorphosis। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस हम बोलते हैं कि फ्रॉग्स में भी होता है। मैंने आपको सिल्क मॉथ में भी बताया था कि सिल्क मॉथ जो होता है बेसिकली वही वाला सिल्क मॉथ जो कि बटरफ्लाई जैसा दिखता है, और उसी से हमको जो सिल्क फाइबर्स हैं वो ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अंडे दिए जाते हैं, अंडों से हम बोलते हैं कि अंडे हैच होते हैं, फिर इसके बाद में लार्वा बनते हैं। फ्रॉग के लार्वा को हम बोलते हैं टेडपोल, और सिल्क मॉथ के लार्वा को हम बोलते हैं क्या, कैटरपिलर। अब ये जो कैटरपिलर होता है ये क्या करता है, अपने अराउंड आप बोल सकते हो कि एक कवरिंग बना लेता है, काफ़ी हार्ड शेल बना लेता है, और इस हार्ड शेल को हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। वो क्या करता है बेसिकली अपने ही थूक को निकाल निकाल के अपने चारों तरफ एक हार्ड शेल बना लेता है। ठीक है, और ये जो शेल है ये जिस चीज़ से बना है, जिस फाइबर से बना है, इसी फाइबर को हम बोलते हैं क्या, सिल्क फाइबर। तो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम कोकून से सिल्क फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं, कि कोकून को हम क्या करते हैं, जाकर के बॉईल कर देंगे ताकि उसके अंदर का जो भी कैटरपिलर है वो मर जाए, और जब वो मर जाता है तो जो सिल्क फाइबर्स हैं वो कोकून से निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो कैटरपिलर है वो क्या करेगा, अपने अराउंड एक आप बोल सकते हो कि कवरिंग बना लेगा जिसको हम कोकून कहते हैं। अब इस कोकून के अंदर क्या करेगा, वो धीरे धीरे सबसे पहले तो अपनी प्यूपा स्टेज में आएगा, है ना, और प्यूपा स्टेज को हम क्या, जैसे कि टेडपोल लार्वल स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, सिल्क मॉथ की कैटरपिलर, वैसे ही प्यूपा स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सिल्क मॉथ की क्राइसेलिस कहते हैं। तो सबसे पहले तो जो लार्वा है वो बनेगा किस में, कन्वर्ट किस में होगा, प्यूपा में होगा, यानी कि जो कैटरपिलर है वो ट्रांसफॉर्म होगा किस में, क्राइसेलिस में। कहाँ, उसी कोकून के अंदर। अब इसके बाद में प्यूपा बन चुका है, अब ये प्यूपा हम बोलते हैं कि फर्दर और ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, और जब एक एडल्ट सिल्क मॉथ में ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसके बाद में ये उस कोकून से बाहर निकलेगा, कोकून को तोड़ के ये बाहर निकल आएगा। तो जब ये बाहर निकलेगा ना, तो आपके पास एक एडल्ट सिल्क मॉथ आ जाएगी। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे भी आपने देखा कि जो अंडे दिए थे सिल्क मॉथ ने, तो उन अंडों के बाद डायरेक्टली जो है ना एक सिल्क मॉथ नहीं बना, बीच की ट्रांजिशन स्टेट आई, लार्वा बना, कैटरपिलर बना। ये कैटरपिलर आगे जाकर के बनाता है प्यूपा, क्राइसेलिस, और ये प्यूपा आगे जाकर के डेवलप होता है किसमें, एक एडल्ट सिल्क मॉथ में। क्लियर है? चलो ये चीज़ें हो गई हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। अब हम बात करते हैं किसकी, अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसके ऊपर तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट और स्पर्म एंड फीमेल गैमीट और ओवम कर लेना इसको, ओवम अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल पेरेंट, इसको पेरेंट कर लेना, है ना। फीमेल पेरेंट की बॉडी में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स और मैमल्स में होता है इंटरनल वाला। ठीक है, एक्सटर्नल क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल पेरेंट सच एज फ्रॉग, फिश एंड स्टारफिश। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम बोलते हैं कि जो फीमेल पेरेंट है लेज ईदर फर्टिलाइज्ड एग और अ फुली ग्रोन यंग वन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिन एनिमल्स में होता है, देखो
इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस एनिमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा वो 100% क्या होने वाला है, वो विविपेरस एनिमल ही होने वाला है। क्या आपने सोचा कि भाई फीमेल पेरेंट के अंदर क्या हो रहा है, फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट्स तो होंगे ही, मेल गैमेट्स भी हम बोल रहे हैं कि फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर जा रहे हैं और फीमेल पेरेंट के अंदर ही क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, उस फीमेल पेरेंट की बॉडी से डायरेक्टली एक बच्चा ही जन्म लेने वाला है। ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी है किसकी, मुर्गी की, है ना। मुर्गी का केस हमने इस चैप्टर में अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ा है। अब कहने को तो मुर्गी में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। जो मेल गैमेट है वो फीमेल जो हैन है उसकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, जो एग है उसको फर्टिलाइज करते हैं। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन मुर्गी में हो गया, लेकिन उसके बावजूद मुर्गी क्या करती है, अंडे देती है। मुर्गी क्या है, ओविपेरस बॉडी तो है, तो मुर्गी अंडे देती है। वो जो अंडे देती है वो कैसे होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी मुर्गी की बॉडी के अंदर हो चुका है, फीमेल हैन के अंदर हो चुका है, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद में अंडे कहाँ आए हैं, बाहर आए हैं बॉडी के, फर्टिलाइज्ड एग बाहर आए हैं, और इन फर्टिलाइज्ड एग से अंडों से हैचिंग होती है, और उसके बाद में अंडों से क्या होते हैं, यंग वंस निकलते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में आपने बोला कि क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन अंदर हुआ, फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर हम बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ, और बच्चा हम बोल रहे हैं कि फीमेल पेरेंट बॉडी के डायरेक्टली बाहर निकल आता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे बाकी बर्ड्स की, चिड़ियों की, हैन की, तो क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन तो अंदर हुआ, लेकिन बच्चा कैसा हुआ, अंडे से हुआ, यानी कि वो कैसे होगा, ओविपेरस होगा। तो जरूरी नहीं है कि अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है इसका मतलब क्या कि एनिमल विविपेरस ही होगा, वो ओविपेरस भी हो सकता है। अगर हम बात करेंगे किसकी, अपने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो जो फीमेल पेरेंट है वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ना कि हमारे फ्रॉग्स क्या करते हैं, अभी बताया था मैंने आपको कि जब भी ब्रीडिंग सीजन आता है तो मेल फ्रॉग जो है वो तो अपने गैमेट्स रिलीज करेगा ही पानी में, एट द सेम टाइम फीमेल फ्रॉग भी क्या करेगी, अपने गैमेट्स को रिलीज करेगी। लेकिन वो जो मतलब वो बेसिकली जो गैमेट्स हैं, है ना, वो जो अंडे रिलीज करेंगी वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, यानी कि वो गैमेट्स हैं। जो मुर्गियां, जो बर्ड्स रिलीज करती हैं, जो बर्ड्स एग ले करती हैं, वो एग्स कैसे होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं। उन एग के अंदर जाइगोट होता है, वो जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होने वाला होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे फिशेस की, फ्रॉग्स की, तो फीमेल यहाँ पे फ्रॉग वगैरह जो बेसिकली अंडे रिलीज करती है ना, वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, वो बेसिकली गैमीट्स होते हैं, ठीक है। चलो फिर लास्ट क्या है कि ऑफस्प्रिंग्स हैव अ हाई चांस ऑफ सर्वाइवल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम बोलते हैं कि ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, और अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तो यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम होते हैं। पहली बात तो ये कि खुद भी अगर हम बात करेंगे किसकी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ गैमेट्स जो रिलीज होते हैं ना पानी में, पहली बात तो वही बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझाया था ना कि जो भी कुछ हो रहा है वो पानी यानी कि पेरेंट बॉडी के बाहर हो रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा है, पानी में हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो है ना आपस में फ्यूज़ ही ना हो पाएँ। अगर कम मेल और फीमेल गैमेट्स रिलीज़ करे जाएंगे तो कुछ पानी में बह जाएंगे, कुछ गैमेट्स को आकर के जो बड़े दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स वगैरह हैं वो आकर के खा जाएंगे। तो अगर कम गैमेट्स रिलीज़ किए तो क्या होगा कि चांसेस जो होंगे फर्टिलाइजेशन के वो बहुत ही कम होंगे। अगर फर्टिलाइजेशन सपोज हो भी गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो भी जाइगोट से लार्वा वगैरह निकलेगा वो भी कहाँ रहेगा, पानी में ही रहेगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी है कि उस डेवलपिंग लार्वे को आकर के कोई दूसरे एनिमल्स खा करके चले जाएं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि क्योंकि जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो चांसेस जो होते हैं ना यंग वंस के सर्वाइवल के वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो सब कुछ बॉडी के बाहर ही हो रहा है ना। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली किसी के पास नहीं होती है। अगर हम बात करेंगे मुर्गी की, कि आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो बर्ड्स भी क्या करती हैं, अपने अंडे दे देती हैं, और वो अंडे कहाँ होते हैं, उनकी बॉडी के बाहर होते हैं, है ना। तो जो भी डेवलपमेंट हो रहा होता है, जो भी यंग वंस निकलते हैं वो तो ऑलरेडी फीमेल पेरेंट के बॉडी के बाहर ही होते हैं। तो फिर यहाँ पे आप क्यों बोल रहे हो कि यहाँ पे चांसेस जो थे सर्वाइवल के वो ज़्यादा होते हैं। मुर्गी का केस हमने देखा था कि नहीं देखा था, कि मुर्गी ने अपने अंडे दे तो दिए लेकिन फिर उसको वो छोड़ नहीं देती है, बाकायदा उसके ऊपर वो बैठती है, सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, और जब तक उसमें से चूजे नहीं निकल जाते तब तक वो उसकी देखभाल करती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो यहाँ पे तो जो भी मेल और फीमेल पेरेंट है उनका काम क्या होगा, बस अपने गैमेट्स रिलीज कर देना। अब उनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, लार्वे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं,
उसकी जवाबदारी किसी की नहीं होती है। तो यहाँ पे यंग वंस के जो सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम होते हैं। क्लियर है आप सभी को? चलो अब क्या है हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। तो आपको ये पजल पूरी जो है ना सॉल्व करनी है। हिंट्स दिए गए हैं आपको अक्रॉस, अक्रॉस मतलब कि आपको हॉरिजॉन्टल जो ब्लॉक्स हैं वो फिल करने हैं। सिमिलरली आपके पास डाउन में भी कुछ हिंट्स आएंगे। डाउन का मतलब क्या कि आपको वर्टिकल कॉलम्स या ब्लॉक्स फिल करने हैं। तो सबसे पहला हिंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फ्यूजन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो पहले नंबर में अक्रॉस में आपको क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन फिल करना पड़ेगा। तो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये हमने फिल कर दिया क्या, फर्स्ट हिंट के साथ अपना फर्स्ट ब्लॉक कि गैमेट्स के फ्यूजन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड क्या है, द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैन। हैन में कौन से टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है भाई, तो आप बोल सकते हो कि उसमें इंटरनल होता है। तो 6th नंबर पे आप क्या भरोगे, इंटरनल। इंटरनल भर दिया, इंटरनल। चलो फर्स्ट हो गया, 6th हो गया। नेक्स्ट क्या है, द टर्म यूज्ड फॉर बल्जेस ऑब्जर्व्ड ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा। 7th में आप क्या भरोगे, क्या बोला जा रहा है कि हाइड्रा की बॉडी में जो आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है उसको आप क्या बोलते हो, बडी तो बोलते हो ना। तो 7th में आपको क्या भरना है, बर्ड्स भरना है, BUDS। 8th क्या है, एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर। एग्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, 8th में। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं। एग्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी में। ठीक है, चलो अब इसके बाद में अक्रॉस वाले तो सारे हो गए हैं। अब हम फिल करेंगे किसको, वर्टिकल कॉलम्स को। तो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है ना, इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो एग्स प्रोड्यूस होते हैं ओवरी में और स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टीज में। तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, टेस्टीज। ठीक है, फिर इसके बाद में अनदर टर्म फॉर द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग को हम और किस नाम से जानते हैं, तो जाइगोट के नाम से जानते हैं। तो ये लिख दिया हमने क्या, जाइगोट। फिर इसके बाद में दीज एनिमल्स ले एग्स। तो कौन से वाले जानवर अंडे देते हैं, ओवीपेरस, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आप भर दोगे क्या, ओवीपेरस। भर दिया आपने ओवीपेरस। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, द टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा। अमीबा में किस टाइप का फिजन होता है, बाइनरी होता है। तो यहाँ पे भर दोगे क्या, बाइनरी। तो कुछ इस तरीके से आप पूरी ये जो क्रॉसवर्ड पजल है वो आप सॉल्व करोगे, जो भी आपको हिंट्स दिए गए हैं उनके हेल्प से। ठीक है, तो चाहो तो इसके पूरे का जो आंसर का जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हो। वीडियो को पॉज करना और स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब हम आ जाते हैं कहाँ, अपनी इन-टेक्स्ट एक्टिविटीज़ में। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज के इस सेशन में हम क्वेश्चंस तो सॉल्व करेंगे ही साथ इन-टेक्स्ट एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी है जो कि आपकी NCERT टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 103 पे दी गई है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, लुक आउट फॉर क्लस्टर ऑफ frogs eggs floating in water, write down the color and the size of the eggs। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बारिश के मौसम में या स्प्रिंग सीजन में जो पॉन्ड्स होते हैं यानी कि जो तालाब हैं, बेसिकली आपको ऐसा वाटर रिजर्वायर चूज़ करना है जहाँ का पानी कैसा हो, रुका हुआ हो, स्टेगनेंट वाटर हो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया था ना कि फ्रॉग्स में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स पानी में ही रिलीज कर दिए जाते हैं। अब अगर वो पानी कैसा होगा, बहता हुआ होगा, नदी का पानी होगा, तो भाई मेल गैमेट्स यहाँ हुए, फीमेल गैमेट्स यहाँ हुए और बहते हुए पानी में सबके सब बह गए, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। गैमेट्स तो रिलीज किए गए थे लेकिन उनका फ्यूजन ही नहीं हो पाया। तो फ्रॉग्स बेसिकली हम बोलते हैं कि ऐसा पानी, मतलब ऐसी जगह चूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए जहाँ का पानी कैसा हो, थोड़ा सा रुका हुआ हो, ठहरा हुआ हो, यानी कि स्टेगनेंट पानी, है ना। तो पॉन्ड्स या जो स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स होती हैं वहाँ पे आप उनको जाकर के विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे किनारों पे क्लस्टर्स दिखाई देंगे, किसके, मेंढकों के अंडों के, जो कि पानी में फ्लोट कर रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, कलर और साइज के बारे में लिखना है कि उन अंडों का, मेंढकों के अंडों का कलर क्या होगा, साइज क्या होगा। सो द कलर जो होगा वो काफ़ी डल वाइट होगा और साइज हम बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर से भी कम होगा। भाई फ्रॉग ही इतना बड़ा होता है तो उसके अंडे तो और ही छोटे होंगे ना। तो साइज जो है 1 सेंटीमीटर से भी कम होगा और कलर कैसा होता है, अंडों का डल वाइट होता है। ठीक है, और ख़ास बात क्या होती है कि इन अंडों के ऊपर कोई भी शेल नहीं होता है। जैसे
जितने भी हमारी चिड़िया होती हैं, इन चिड़ियों के जितने भी अंडे होते हैं उनके ऊपर बाकायदा कैल्शियम का बना हुआ एक शेल होता है ना, कड़क सा, जिसको कि तोड़ करके चूजे वगैरह जो है ना बाहर निकल के आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी फ्रॉक्स के एग की, तो उनके पास कोई भी एज सच कवरिंग नहीं होती है, शेल नहीं होता है। एक ये मेन रीज़न और है कि फ्रॉक्स को जो है ना पानी में जाना पड़ता है अपने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए, कि अगर उन्होंने अंडे कहाँ दे दिए, धरती पे ही दे दिए, लैंड पर ही दे दिए, तो लैंड पे तो हम बोलते हैं कि इतनी तेज़ गर्मी होती है और उन अंडों के ऊपर कोई कवरिंग तो है नहीं, तो क्या होगा, अंडे इस तेज़ गर्मी के कारण सूख जाएंगे। अब अगर अंडे ही सूख गए, इसका मतलब क्या, कंटेंट सूख गया, यानी कि अंडे मर गए। अब जब अंडे ही मर जाएंगे तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो इसलिए और फ्रॉक्स को जो है ना पानी में उतरना पड़ता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए, क्योंकि उनके जो अंडे होते हैं उनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है। लैंड पर अगर देंगे तो वो सूख जाएंगे, प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, ये जो आपकी एक्टिविटी 2 है ये दी गई है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 105 पर। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ट्राई टू कलेक्ट एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। अब आपको फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स के एग्स कलेक्ट करने हैं। किस किस के, फ्रॉक्स के कर लो, लिजर्ड यानी कि छिपकली के कर लो, बटरफ्लाई के कर लो, या मॉथ के कर लो, हैन, क्रो और या कोई भी दूसरी बर्ड। वर यू एबल टू कलेक्ट एग्स ऑफ ऑल ऑफ देम, मेक ड्रॉइंग्स ऑफ द एग्स दैट यू हैव कलेक्टेड। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपसे तो बोल दिया गया है कि इन सभी के अंडों को आपको कलेक्ट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप एबल थे सभी के अंडों को कलेक्ट करने में, या फिर नहीं हो पाया आपसे। मेक ड्रॉइंग्स ऑफ द एग्स दैट यू हैव कलेक्टेड, और जो भी आपने एग्स को कलेक्ट किया है उसकी आपको क्या करनी है, ड्राइंग बनानी है। तो द पिक्चर ऑफ द एग्स ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स आर शोन बिलो, you can make drawings of the eggs of the other animals if you have collected them। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास जो मेंढकों के अंडे हैं वो आसानी से आपको जो है ना मिल जाएंगे। जैसे कि अभी अभी हमने देखा था कि जो तालाब किनारों, मतलब तालाब के उसमें जाओगे, स्पेशली कहाँ, रेनी सीजन के टाइम पे, तो वहाँ पे आपको आसानी से तालाब के किनारे पानी में फ्रॉक के अंडे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो फ्रॉक्स के अंडे जैसे कि मैंने आपको बताया था साइज में भी छोटे होते हैं, कोई शेल नहीं होता है, जेली लाइक होते हैं, है ना। और साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन उनके आसपास कोई भी शेल नहीं होता है। अगर हम बात करेंगे छिपकली के अंडों की, तो छिपकली के अंडे भी आसानी से जो है ना मिल जाते हैं। भाई छिपकली तो हमारे घरों में ही रहती है ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी छेद में उसने अपने अंडे दिए ही होते हैं। तो छिपकली के अंडे हम बोलते हैं कि साइज़ में जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं ना, वैसे ही छिपकली के अंडे होते हैं, बस साइज़ में फ़र्क होता है कि साइज़ में बहुत ही छोटे से होते हैं। ठीक है ना, मोती जैसे होते हैं बेसिकली। अगर हम बात करेंगे बटरफ्लाइज के एग की, तो यहाँ पे तो फिर भी इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा काफ़ी बड़े हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, है ना, और राउंड शेप के होते हैं। अगर हम बात करेंगे किसकी, मुर्गी के अंडों की, तो मुर्गी के अंडे तो आप सभी ने देखे ही होंगे, है ना। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कौवे के अंडे की, तो कौवे के अंडे भी मुर्गी के अंडे की तरह ही होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको कौवे के अंडे ना भी मिले। क्यों ना मिले, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि क्रो आपके ही घर में आकर के अपना घोंसला बनाए, है ना, और घोंसला बना दिया है तो फिर उसमें अंडे दे ही दे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी अंडों के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि आपको इसके भी अंडे कलेक्ट करने हैं, इसके भी करने हैं, तो सभी के आप कलेक्ट कर पाओ। जो भी अवेलेबल होंगे, है ना, हो लिजर्ड के आपको मिल सकते हैं, फ्रॉग के मिल सकते हैं, और मुर्गी के तो बड़े ही आसानी से मिल सकते हैं। तो बेसिकली आपको इस एक्टिविटी के थ्रू यही बताने की कोशिश की जा रही है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंडों को आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। अगर हम बात करेंगे बटरफ्लाइज के अंडे की, तो इनके अंडे तो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दिखते ही नहीं हैं। और अगर आपने कलेक्ट कर भी लिए हैं, जो भी कलेक्ट करे हैं, तो आप उनमें अलग अलग तरह का वेरिएशन देख सकते हो कि किसी में शेल है, किसी में नहीं है। अब जैसे कि हमने इसी सेशन में, इसी चैप्टर में हमने ऑस्ट्रिच के अंडे की भी बात करी थी कि वो तो बहुत ही बड़ा होता है। भाई ऑस्ट्रिच खुद ही इतनी बड़ी होती है, तो उसका अंडा भी तो हम बोलते हैं कि बड़ा ही होगा ना। तो बेसिकली यहाँ पे आपको यही बताने की कोशिश की जा रही है इस एक्टिविटी में कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, यानी कि अलग अलग ओविपेरस एनिमल के अलग अलग अंडे होते हैं। कहने को तो सभी ओविपेरस एनिमल्स हैं, इन सभी ने क्या करा है, अपने अंडे दिए हैं, लेकिन इन अंडों का साइज़, इनका शेप, इनका टेक्सचर, इनकी कवरिंग सब अलग अलग होती है। ठीक है, चलो इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने आज के इस सेशन की लास्ट एक्टिविटी के ऊपर, जो कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 107 पे दी गई है कि गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, ऑब्जर्व देम यूजिंग hand, lens or a microscope, look out for any bulges from the parent body, count the number of bulges that you see in different slides, also note the size of the bulges, draw the diagram of the hydra as you can see it, compare it with figure 9.10।
तो बेसिकली यहाँ पे आपको हाइड्रा के बारे में बताया जा रहा है कि हाइड्रा को कि आपको क्या करनी है, परमानेंट स्लाइड्स बनानी है। तो ये जो एक्टिविटी है ये आप अपने स्कूल लेवल पे आसानी से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। टीचर आपको करवा देगी, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद में आपको करना क्या है, जब इस हाइड्रा को आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखोगे तो आपको पेरेंट बॉडी पे कुछ बल्जेस दिखाई देंगे। तो आपसे बोला जा रहा है कि इन बल्जेस को आपको क्या करना है, काउंट करना है कि एक पेरेंट हाइड्रा में कितने बल्जेस हैं। फिर इसके बाद में उन बल्जेस का आप बोल सकते हो कि साइज़ भी आपको यहाँ पे मेजर करना है। तो कुछ इस तरीके से स्लाइड आपको दिखने वाली है कि ये क्या है, एक पेरेंट हाइड्रा है, इसकी बॉडी पे एक बल्ज निकलेगा, है ना। पेरेंट हाइड्रा खुद ही इतना छोटा होता है तो उसकी बॉडी पे जो बल्ज निकलता है वो भी काफ़ी छोटा होगा। इसके अलावा ये जो बल्ज होगा ये धीरे धीरे हम बोलते हैं कि ग्रो करेगा, और जब ये एक डेफिनेट ग्रोथ अपनी अटेन कर लेगा इसके बाद में ये अपने पेरेंट हाइड्रा से ये डिटैच हो जाएगा। तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। तो ये एक्टिविटी आपको आपके स्कूल टीचर स्कूल लेवल पे परफॉर्म करवा देंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है सोल्यूशन में कि वी ऑब्जर्व दैट हाइड्रा यूज regenerative cells for developing new individuals in the process of budding. Also, birds develop in hydra as outgrowth due to repeated cell division at one specific site. Basically होता क्या है, जैसे कि ये हाइड्रा है ना, हाइड्रा में हम बोलते हैं कि बर्ड का डेवलपमेंट होता कैसे है, तो इस पर्टिकुलर साइट पे हम बोलते हैं कि बहुत सारे सेल्स का रिपीटेड डिवीजन होता है। तो इतने सारे नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं कि इतने नंबर ऑफ सेल्स से क्या होता है, एक बर्ड एक आउटग्रोथ जो है डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रीजन में हम बोलते हैं कि रिपीटेड सेल डिवीजन होते हैं जिसके कारण उस स्पेसिफिक साइट से आउटग्रोथ यानी कि बर्ड डेवलप हो जाता है। Those birds develop into small size individuals, and when they are fully matured they are separated from their parents body and become new young ones. This entire process is called budding, which is an asexual mode of reproduction in which only a single parent is involved. ठीक है, तो ये तो ऐसी प्रोसेस है जिसके ऊपर ऑलरेडी हम कई बारी डिस्कशन कर चुके हैं। तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में क्लास 8 साइंस का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको हम करेंगे स्टार्ट, ठीक है। लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, आप विजिट करेंगे क्या, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। गूगल पे जाना, टाइप करना magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करोगे, सर्च करोगे, आपके सामने आ जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट को आप क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा क्या, एक ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के क्लास 1 तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्या करना है, क्लास 8 की साइंस देखनी है, तो क्लास 8 पे जाकर के आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से क्लास 8 साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय विभूति खरे खुल जाएगा। अब अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं या जो हम कर रहे हैं उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स आपको यहाँ पे होंगे क्या, अवेलेबल। सपोज आपको चैप्टर 1 देखना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का, तो आप इस पर क्लिक करोगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो होगा इंट्रोडक्शन वाला वो आपके सामने खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस चैप्टर के बाकी सभी लेक्चर्स को देख सकते हो, ना सिर्फ इस चैप्टर की बल्कि सभी चैप्टर्स के। तो यहाँ पे मतलब यूट्यूब पे आपको जो दिक्कत होती है ना कि मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो वीडियो का सीक्वेंस ऊपर नीचे है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो ना तो ऐसा यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जितने भी हमने अभी तक टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो प्रॉपर्ली आपको एक प्लेलिस्ट में या सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं। प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के नोट्स भी होते हैं अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।